अमेरिका में जॉब आंकड़ों से पहले बाजार सतर्क, सेंसेक्स निफ्टी में मामूली दबाव। एसबीआई और आरआईएल जैसे दिग्गज दे रहे हैं सहारा, लेकिन आईटी, फार्मा, एफएमसीजी बना रहे हैं दबाव। मेटल शेयर्स आज कर रहे हैं आउटशाइन, इंडेक्स करीब 0.25% ऊपर। वेदांता 6% उछला। हिंडाल्को, टाटा स्टील, सेल भी 2% तक चढ़े। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों से पहले सरकारी बैंकों में जबरदस्त तेजी। इंडियन ओवरसीज बैंक 10% ऊपर। पीएसबी, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया जैसे शेयर्स में भी 5% तक की उछाल। अमेरिका में मंदी के डर से आईटी शेयर्स में दबाव। 3 दिनों में करीब 3% टूटा आईटी इंडेक्स। एलटीआई, इंफोसिस, टीसीएस, एम्फेसिस जैसे शेयर्स 2% तक गिरे। और नतीजों के बाद अमारा राजा बैटरी फुल चार्ज, शेयर करीब 11% ऊपर। लेकिन एसआरएफ के नतीजों से बाजार निराश, स्टॉक में 4% की कमजोरी। स्वागत आपका एक बार फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और एक नज़र बाजार पे डालते हैं, क्या स्थिति है ताज़ा। जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि बहुत मामूली रेंज में इस वक्त ट्रेड करें। जैसे अभी वीरू हमें बता रहे थे कि इन द मनी पुट कॉल दोनों में काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। निफ्टी 18,035 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है और 18,100 के स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा कामकाज देखा जा रहा है। मिड कैप में हल्की सी नरमी आई है और बैंक निफ्टी भी लगभग 0.25% कमज़ोर कामकाज यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है। तो सीधे चलते हैं गाबा जी के पास। गाबा सर, बाजार थोड़ा सा सुस्ता रहा है, तो इसकी सुस्ती में क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग नीरज। बिल्कुल सुस्ता रहा है, एक साइडवेज जोन पर है और साइडवेज जोन में मैं उसको कहता हूं खिचड़ी में। और काफी हद तक ये बहुत बड़ा साइडवेज जोन है, तो इसलिए मेरे ख्याल से जब तक इस जोन से नहीं निकलता तब तक ट्रेड क्लियर कट सेफ ट्रेड मिलेगा नहीं। वो जोन कितना है, 18,600 जब पार कर लेगा तो शायद एक अच्छा अपमूव मिलना चाहिए। जब तक ये पार नहीं करता मुझे थोड़ी दिक्कत नजर आती है बाजार में। तो मैं कहूँगा 18,200 300 ये एक जोन है, यहाँ से निकलना जरूरी है, या तो फिर डिप आना चाहिए। आई थिंक थोड़ा आज निफ्टी में थोड़ी खिचड़ी से बाहर निकलना जरूरी है, तो बेस्ट इज टू अवॉइड इट। और बैंक निफ्टी में 41,600 पार करना जरूरी है और निफ्टी में 18,200 के करीब 200 का अगर है वो पार करना जरूरी है, तब तक अवॉइड कर लें। 18,241,600 ओके, इनको पार करना जरूरी है, उसके बाद ही बड़ा मोमेंटम बनेगा। गावा जी, उसकी वजह तो नहीं एक दिन की छुट्टी मंगलवार की, तो लोगों ने सोचा होगा चलो आज से छुट्टी मना ले, ऐसा है क्या? दो, एक तो आज फ्राइडे है, एक तो कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, फिर एक दिन मंडे को है, फिर ट्यूसडे को छुट्टी है, फिर वेडनेसडे थर्सडे एक्सपायरी। आप मंडे को हैं कि आप छुट्टी मना रहे हैं? मैं हूँ यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप है ना, बढ़िया, बस ये होना चाहिए। 18 to 21 नहीं नवंबर, लेकिन यस मैं हूँ यहाँ पर। लेकिन छुट्टी में लोग ले नहीं जाएंगे पोजीशंस, और साइडवेज जोन है, इस साइडवेज जोन से बाहर निकलना जरूरी है। शायद छुट्टी के बाद जब आए तो शायद एक ब्रेकआउट मिले, अपसाइड और डाउन साइड। फिलहाल तो लगता है कि रेंज बाउंड अपर रीजन में शायद ब्रेकआउट मिलेगा तो अपसाइड मिलेगा, डाउन साइड नहीं मिलेगा। गावा जी, एक दो स्टॉक है, इससे पहले कि मैं कॉलर्स के सवाल लूँ। अमारा राजा में बताइए, 11% की तेजी है इसमें, नतीजे बहुत पसंद आए बाजार को, उछाल आ गया एकदम से, क्या करना चाहिए? ये स्टॉक मुझे बढ़िया लगता है, अमर राजा बैटरी, और अच्छा मूव मिला है। लेकिन अमर राजा बैटरी को देखना चाहिए फ्रॉम अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर। जो बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ है वो मेरे ख्याल से कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट करीब 600 के होंगे, 600 620 पॉसिबल है। ये मैं हायर टाइम फ्रेम की बात करता हूँ। अगर कोई बोले आज खरीदो और कल होगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें अगर डिप्स भी आती है, खरीदारी का मौका रहेगा। स्टॉप होगा 510 के आसपास, वो ट्रेडिंग स्टॉप होगा। लेकिन मेरे ख्याल से इस स्टॉक में जो प्रोसेस जो देखा है मैंने, उसके हिसाब से खरीद कर होल्ड करना चाहिए। थोड़ा पेशेंस की जरूरत है और स्पेस देना चाहिए 600 620 तक जाने के लिए। 600 620 तक जा सकता है हमारा राजा, इस पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब दर्शकों की तरफ चलते हैं। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरसी तिवारी। तिवारी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार वाजपेयी जी, हमारा सवाल है टाटा पावर, हमने 80 शेयर लिया है 242 पे, और टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, साल 2 साल 3 साल, क्या और ले लें इस रेट पे? गावा जी, टाटा पावर और खरीदें क्या, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है? लॉन्ग टर्म का चार्ट मुझे बढ़िया लगता है। 200 और 250 के बीच में बहुत कंसोलिडेशन है और चल रहा है।
जब इस रेंज से बाहर निकल जाएगा 250 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा वीकली टाइम बेसिस पर, तो एक अच्छा आपको फ्रेश शुरू होगा। क्या आपको यहाँ पर लेना चाहिए? जब कंसोलिडेशन में नहीं लेना चाहिए। कंसोलिडेशन का खरीद लेना है तो 200 के आसपास लीजिए, अगर वहां आता है तो, अगर नहीं आता तो छोड़ दीजिए, या फिर 250 पार कर ले, जब कंफर्मेशन हो जाएगा तब लीजिएगा। तो आपको वेट रुकना नहीं पड़ेगा, दो जगह लेने की, 200 और 250 के आसपास। अभी क्या है, बहुत परेशान, मतलब थका देगा आपको। ले लिया, तैयारी सुन रहे हैं ना आप, मतलब अभी मत लीजिए अगर और लेना है आपको, तो या जी तो सर, 200 के करीब लीजिएगा या जब 250 क्रॉस कर दे तब लीजिएगा, वरना आप इसी बीच में फंसे रहेंगे और आपको लगेगा देखिए ले भी लिया और चल भी नहीं रहा है। कंसोलिडेशन का जोन जो होता है ना, वो बहुत ही इरिटेटिंग हो जाता है, कई बार परेशान करता है। तो दो लेवल ध्यान रखिएगा, 200 का और 250 का, जब वहाँ दिखे तो आप फ्रेश बाइंग करिएगा, अदरवाइज आप होल्ड करके रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत इसमें नहीं दिखती काबा जी को। रंजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब से। रंजीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास ग्लैंड फार्म में है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने सवाल भेजा था। अच्छा, 2410 पे लिया है आपने 100 शेयर? हाँ जी, हाँ जी सर। ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या? नहीं सर, मैं 1-2 साल के लिए रुक सकता हूँ। नीचे गिर गया भाई 600 रुपये। हाँ जी सर। गावा सर 600 रुपये नीचे गिर गया है ग्लैंड फार्मा। हाँ देखिए, लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग के बाद बहुत बढ़िया मिला, 4200 मिला, उसके बाद जो गिरावट आई है, तो लिस्टिंग है, लिस्टिंग के अब नीचे ट्रेड करा, ये तो वीकनेस है, बिल्कुल वीकनेस है। ये स्टॉक में होना नहीं चाहिए। दो बार या तीसरी बार एक फॉल्स बाय सिग्नल दिया है और तीनों बार फेल हो चुका है। तो फॉल्स सिग्नल भी मिल जाता है, लगता है कि अब यहाँ से बाउंस मिलना चाहिए टेक्निकल, लेकिन हो नहीं रहा है, साइन ऑफ वीकनेस। मेरे ख्याल से आप रुक सकते हैं, आप रुकिए, लेकिन मुझे इसमें वीकनेस नजर आती है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। कब स्ट्रेंथ नजर आएगी? जब ये 2500 के ऊपर ट्रेड करेगा तब स्ट्रेंथ नजर आएगी, उस समय चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, फिलहाल नहीं। गावा सर एक सवाल है मेरा आपसे, आप चूंकि मार्केट के वेटरन है और बहुत लंबे समय से आपने अपनी आंखों के सामने इस बाजार को देखा है, कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या अक्सर आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो आईपीओ वाले शेयर्स हैं वो जब आते हैं बड़े फैंसी होती है उनकी, खूब ऊपर जाते हैं, लिस्टिंग प्राइस से भी ऊपर चले आते हैं, उसके बाद जब साल भर बाद देखो तो वो अपने कई बहुत सारे इशू प्राइस के भी नीचे मिलते हैं, वो लॉक इन भी खत्म हो जाता है। और एग्जैक्टली देखिए इसमें भी वैसा ही हो रहा है, पता नहीं क्यों गिरा इतना ज़्यादा ये। इसमें कुछ एक केस भी अभी हाल 1-2 दिन के अंदर रिपोर्ट हुआ था। ऐसे में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए निवेशकों को, जो लोग आईपीओ के हैं या आईपीओ के बाद में लेते हैं? एक होती है जब लिस्टिंग है, लिस्टिंग का प्राइस एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, उसके नीचे ट्रेड करा तो निकल जाना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके। आपको स्टॉप लॉस होना जरूरी है। लिस्ट हुआ और लिस्ट के बाद नीचे ट्रेड करा उसके, तो जरूर के हमको लेने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर जाता है और वापस क्रॉस होता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्टॉक में। आपको एग्जिट करने की जगह थी 2600, उसके पहले अगर आपने लिया था तो 3400 एक दूसरी अच्छी जगह थी निकलने की। वो ब्रीच हुआ तो 2600 तक जा सकता था, वो ब्रीच हुआ तो अब लोअर लेवल। अब तो 2000 जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो भी ब्रीच हो चुका है, तो वीकनेस। वीकनेस में हमको क्यों होना चाहिए? हमको होना चाहिए स्टॉक में जिसमें स्ट्रेंथ, ना कि वीकनेस हो। हाल फिलहाल के बहुत सारे आईपीओस की स्थिति यही है कि वो अपने आईपीओ से बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगला सवाल लेते हैं महेश भावसार का, अहमदाबाद से। महेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते। मैंने इंडियन ऑयल के 400 शेयर खरीदे हैं 129 रुपीज में, और अभी तो कम चल रहा है, तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी रखूं? ये 129 आपने कब खरीदे थे? उसकी डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन काफी 6-8 महीने तो हो गए होंगे। तो आपको उसमें बोनस वाले भी आए होंगे ना सर? आपकी एवरेज आपने कितने खरीदे थे ये बताइए, जब आपने 6 महीने पहले खरीदे थे तो? सर वो मुझे पक्का मालूम नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सर कि जब 6-8 महीने पहले ना इसमें एक्स बोनस भी हुआ है, तो उसकी कॉस्ट करीब 75 के आसपास रही होगी। तो आपकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो 75 के आसपास होगी, इसलिए आप 129 सोच के बहुत दुखी मत हुई, क्योंकि 129 तो उसका तब प्राइस था जब उसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था। तो चलिए उसको हम लोग एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से आपको राय दिलवाते हैं। आप चेक करिएगा, आपके शेयर की संख्या भी ज़्यादा होगी, जितने आपने लिए होंगे ओरिजिनल। जब मान लिया आपने 100 लिए हैं तो उसमें 33 और जुड़ गए होंगे। गावा सर बताइए इंडियन ऑयल में क्या राय बनती है आपकी? मैं एक दो बात और कर दूंगा। इंडियन ऑयल का जो चार्ट नजर आता है यहाँ पर, ऑल टाइम है कुछ 95 का है, इनका जो कॉस्ट है 129, ये गलत है। या तो एक सही है तो इसके बोनस से इन्होंने एडजस्ट नहीं किया। अब इन्होंने कहा मुझे पता नहीं कितने शेयर है, ये तो सबसे बड़ी गलत बात है। आपके पास एक शेयर्स हैं, वो आपका पैसा है,
आपको उस पर ही ध्यान नहीं कि आपके पास कितना है। अगर आप अपने वेल्थ का ध्यान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आपका धर्म बन जाता है। जो आपका स्टॉक है उस पर कम से कम ध्यान तो दीजिए। एनीवे, अब जो ट्रेड कर रहा है यहाँ पर इंडियन ऑयल करीब 68 के आसपास है। मंथली चार्ट के हिसाब से लगता है इसमें ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती। इसका मतलब एक है कि अपमूव मिल सकता है। अगर अपमूव मिलेगा तो करीब 80 तक जा सकता है, वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा। मेरे ख्याल से आप इसको होल्ड ही करना चाहिए। लेकिन यस, प्लीज अपनी जो शेयर्स हैं उस पर ध्यान दीजिए कि आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है और कितने स्टॉक्स हैं आपके पास, और उसको फिर फॉलो कीजिए प्लीज। तो आईओसी 68.85 से ट्रेड करा। अंदाजा है मेरा कि इनकी कॉस्ट 75 के आसपास होनी चाहिए। चलिए अगला एक और सवाल लेते हैं। नितेश तिवारी जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। नितेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। सर नमस्कार, मैं नितेश तिवारी बोल रहा हूँ दिल्ली से। बोलिए सर। सर एक्चुअली अरे पहले तो ये बताइए नितेश भाई, हेलो 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 जी सर। नितेश जी, दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? सर मैं रोहिणी। क्या हाल चाल, वहाँ हवा ठीक ठाक है कि बहुत खराब है? अरे सर बहुत कंडीशन बहुत खराब है एयर इधर की। तो घर से काम कर रहे हैं कि ऑफिस गए हैं? नहीं सर, ऑफिस जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ डेली, तो मास्क वगैरह लगा के निकलता हूँ इधर से। अरे कैसे, मेट्रो से जाएंगे, कैसे जाएंगे? नहीं, बाइक से जाता हूँ सर। अरे बताइए, एक तो बाइक से जाएंगे, इतना धुआं फैला हुआ है, मेट्रो से जाइए ना। सर मेट्रो जो है बहुत कॉस्टली भी होती है, दूसरी चीज क्या है कि उसमें खड़े होके जाना पड़ता है, दूर है ऑफिस थोड़ा सा। अच्छा हाँ, ये बात तो है, खैर भीड़ बहुत होती होगी इस समय। चलिए आपका सवाल ले लेते हैं। अच्छा, इनका सवाल भी वही वाला है, ट्रेन वाला सर, IRCTC बताइएगा हाँ जी सर, क्या करना चाहिए IRCTC में? दिल्ली के निवासियों से बहुत हमदर्दी और कुछ नहीं कह सकता हूँ कि होप इनकी जिंदगी तो और अच्छी बने। IRCTC मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक मुझे बढ़िया लगता है। यहाँ पर कहीं पर वीकनेस नहीं है, थोड़ा करेक्शन आया था लेकिन लगता है 550 600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपमूव मिला है। और मुझे लगता है एक बार 950 पार कर लेगा तो फिर 1000 भी पार कर लेगा। 1000 में थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहिए। IRCTC ये मोनोपोली बिजनेस में लगता है ऐसा, नियर मोनोपोली, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना चाहिए इसको, नियर क्या सर, एब्सोल्यूट मोनोपोली और कौन है ही है, टिकट तो रेल के यही बेचते हैं, अब तो ये बहुत सारी चीज़ें करने लगे हैं। IRCTC होल्ड करके रखिए, 750 पे से ट्रेड कराएगा। बस सर रुकिएगा, अब जरा एक बोर्ड रूम पे बात करते हैं ब्लू स्टार की। दूसरी तिमाही में कंपनी ने जो आमदनी दिखाई उसमें 27% की बढ़त देखने को मिली है, जो कि अनुमान से ज़्यादा थी। वहीं मुनाफे में भी करीब 39% का उछाल देखने को मिला है। हालांकि बाजार थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, उससे कंपेयर करें थोड़ा सा लग रहा है कि कम है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में काफ़ी बढ़िया है। मार्जिन पे बहुत मामूली सा दबाव है। हालांकि जब सेगमेंट के रेवेन्यूज़ आप देखेंगे तो आपको एक सेगमेंट जो यूनिट वाला है उसको छोड़ के बाकी सब जगह काफ़ी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। इसी में बातचीत करेंगे, हमारे साथ ब्लू स्टार के CMD वीर अडवाणी जी हैं। वीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पे। सर नंबर्स तो देख के कोई दिक्कत वैसी लग नहीं रही है, काफ़ी बढ़िया है। अब बाजार में हम लोग चूंकि क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं आप लोगों से बातचीत करके कि आप एकदम आउट परफॉर्म करेंगे, तो उससे थोड़ी निराशा होती है। लेकिन अगर आप YOY या क्वार्टर कंपेयर करें तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। हल्का सा मार्जिन पे प्रेशर है, तो आप मुझे थोड़ा सा नंबर एक्सप्लेन करिए सर। जी हाँ, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हमारी Q2 बहुत ही बढ़िया था हमारे हिसाब से। रेवेन्यू 27% बढ़ी, 1576 करोड़ तक, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 57 करोड़ तक पहुंची है, 35% ग्रोथ भी। तो आपने ठीक बोला है कि ग्रोस मार्जिन्स में थोड़ा प्रेशर है। ग्रोस मार्जिन्स में प्रेशर है क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले 2 साल से कमोडिटीज की इंक्रीज बहुत तेज हुई है। उसके वजह से कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील सब बढ़ चुके हैं। अभी पिछले 3-4 महीने में कमोडिटीज में थोड़ा कूलिंग ऑफ हुआ है, तो हम सोच रहे थे कि H2 में हमारी ग्रोस मार्जिन्स बढ़ेंगे। मगर आपको पता है कि ये पिछले महीने में फॉरेन एक्सचेंज के प्रॉब्लम्स हुए हैं, US डॉलर में बहुत अप्रिसिएशन हुए हैं और हम नेट इंपोर्टर्स हैं, तो उसके वजह से Q3 में भी थोड़ा ग्रोस मार्जिन का प्रेशर कंटिन्यू होगा। मगर हमें उम्मीद है कि Q4 में मार्जिन्स इम्प्रूव होंगे, क्योंकि हमारी एक नई फैक्ट्री बन रही है, कमर्शियल प्रोडक्शन जनवरी में शुरू होगी, और उसके वजह से हमारे कॉस्ट भी कम हो जाएंगे। तो उसके वजह से लगता है कि Q4 मार्जिन्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। करेक्ट। वीर सर एक चीज़ और बताइए, चूँकि आपने कहा कि आप नेट इम्पोर्टर हैं और करेंसी की दिक्कत है,
जिस तरीके से यूएस एफडीए लगातार अपनी ब्याज दरें बढ़ाता जा रहा है, तो अब या तो हमारे यहाँ भी ब्याज दरें बढ़ेंगी, नहीं तो हमारी करेंसी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। ब्याज दर बढ़ती तो भी आप लोगों के लिए दिक्कत है, चूँकि कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ रही है और करेंसी तो बढ़ी हुई है। तो आपको लगता है ये सिचुएशन टर्न होगी थर्ड क्वार्टर के बाद? तो देखो हमें हमें दो वी हैव टू व्यूज। एक है हमारी इंटरनल व्यू। इंटरनल व्यू में तो आपको पता है कि हमारे ज्यादा कैपेक्स साइकिल अभी बढ़ा है। हमारी कैपेक्स ये साल और नेक्स्ट ईयर बढ़ने वाली है, क्योंकि हम 2 या 3 फैक्ट्री बनाने वाले हैं। तो हमारे जैसे हमारे कस्टमर्स भी यही साइकिल में है। काफी कस्टमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग में सब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, और इसके वजह से डिमांड भी बढ़ रही है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, एमईपी, ये सब के लिए डिमांड बढ़ रही है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बढ़ेगा। डॉलर मुझे लगता है कि इतना अप्रिसिएशन तो रह नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि 80 रुपीज तक वापस रिट्रीट होगा। अगर डॉलर 79-80 तक पहुंचता है और कमोडिटीज का कूलिंग ऑफ भी हमें दिखता है, तो मुझे लगता है कि हमारी कैपेक्स साइकिल और हमारे कस्टमर्स के भी कैपेक्स साइकिल बढ़ती रहेगी। तो मुझे लगता है कि इंडिया में तो पॉजिटिव आउटलुक है। सर, टोटल कैपेक्स आउटले कितना है आपका, जो आप करेंगे अभी 1-2 फैक्ट्री और आप लगाएंगे? तो ये साल और नेक्स्ट साल में लगभग 350 to 400 crores कैपेक्स एवरी ईयर। तो पिछले 5 साल में हमारी एवरेज कैपेक्स 200 करोड़ के आसपास होती है। अभी ये 2 साल में लगभग 400 करोड़ ईच होगा। 400 करोड़ के सालाना के हिसाब से लगी। एक चीज़ और, चूंकि हमने जब पिछले 2 क्वार्टर्स में बात की थी आप लोगों से, तो आपका ये व्यू था कि हम लोग, चूंकि इन्वेंट्री हमारी काफ़ी मैनेज्ड है, इसलिए हमको प्राइस राइज नहीं लेना पड़ रहा था बार बार। लेकिन अब वही इन्वेंट्री शायद आपके लिए मुश्किल भी कर रही है, इसलिए आपको मार्जिन में हिट लेना पड़ रहा है। जी हाँ, तो इन्वेंट्री का तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप ठीक बोल रहे हैं कि हमें सोचा था कि रूम एयर कंडीशनर्स की इन्वेंट्री हमारी बेनिफिट में आएगी, मगर ये डॉलर के वजह से और कमोडिटी प्राइसेस के वजह से ये इन्वेंट्री में थोड़ा प्रेशर है। ये इन्वेंट्री तो हम Q3 में फिनिश कर लेंगे, ताकि समर सीजन के लिए जनवरी से हमारी नई स्टॉक और नई SKUs मार्केट में अवेलेबल हो गए। तो थोड़ा पेन है अभी के लिए, मगर हमें लगता है कि 2-3 महीने में ये सब क्लियर हो जाएगा। ओके। डिमांड ठीक है अभी तक। वीर सर, एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि आप लोग जो है एक सीजनल इसमें बॉयंसी होती है, तो इस समय आप लोग अनुमान ज़रूर लगाना शुरू कर देते होंगे कि फरवरी ऑनवर्ड्स किस तरीके की डिमांड होगी, किस तरीके की हमको इन्वेंट्री रखनी है, किस तरीके की चिप सप्लाई को दुरुस्त रखना है। तो मुझे इस समय अगर अनुमान लगाना हो, अंदाज़ा लगाना हो कि किस तरीके की डिमांड नेक्स्ट सीजन में रहने वाली है, वो मुझे थोड़ा बताइए। क्योंकि ये जो सीजनल वाले बिजनेस है ना, इसमें ये अभी से शुरू हो जाता है। जैसे जाड़े कपड़े हैं ना, जून में बुकिंग शुरू हो जाती है। जी हाँ, तो आप ठीक बोल रहे हैं कि हमारी कंपोनेंट इन्वेंट्री बिल्डअप तो शुरू ही हुई है नवंबर से। तो हमें लगता है कि मार्केट लगभग 15% बढ़ेगी नेक्स्ट समर में, और ब्लू स्टार लगभग 20% हमें ग्रोथ हम प्लान कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि मार्केट स्ट्रांग होगी। डिमांड बहुत ही तेज है। अभी भी ये लो सीजन है अभी, मगर फिर भी हम इन्वेंट्री क्लियर कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी ये साल के जैसे एक अच्छी समर होगी। ओके सर, मैंने कई सारी कंपनीज के रिजल्ट्स देखे जो मास प्रोडक्ट में है या छोटे शहरों में कामकाज करते हैं, उनको दिक्कत आ रही, क्योंकि वहाँ पे डिमांड स्लगिश है। इवन बहुत छोटे टिकट साइज़ के प्रोडक्ट की डिमांड भी काफ़ी इम्पैक्ट हुई है। तो चूँकि यूनिट वाला आपका बिजनेस इस बार भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं दिख रहा है, तो क्या जो AC सिंगल यूनिट वाले ACs हैं जो घरों में लगते हैं, उनकी डिमांड आपको लगता है कि इम्पैक्ट हो रही है और आगे भी इस पर असर देखने को मिलेगा? जी, तो हमारे टियर 3, टियर 4, टियर 5 मार्केट्स जो आप वो AC मार्केट्स है। हम तो रूरल में तो नहीं बेचते हैं। तो टियर 3, टियर 4, टियर 5 मार्केट में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। हमारे यूनिटरी प्रोडक्ट्स, आप ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा स्लो डाउन तो हुआ है पूरा इंडस्ट्री में समर के बाद।
ये पोस्ट समर सेल्स थोड़ी कम हुए हैं। हमें लगता है कि नेक्स्ट समर में फिर से बढ़ेंगे। मगर जो इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स हमारी सेगमेंट 1 में वो भी प्रोडक्ट्स काफी टियर 3, टियर 4, टियर 5 मार्केट्स में बिकते हैं और उधर डिमांड बहुत ही तेज है। शॉप, शोरूम, बुटीक, मैरिज हॉल, QSR में आइसक्रीम, ये सब इन्वेस्टमेंट्स तो काफी तेज हो रहे हैं और हमें लगता है कि वो डिमांड तो 2-3 और क्वार्टर के लिए रहेगा। तो ये ये इंटरेस्टिंग अनोमली है कि सिंगल यूनिट सेल्स में थोड़ी कम डिमांड है मगर सेंट्रल एसी सेल्स में काफी तेज डिमांड है टियर 3, टियर 4, टियर 5 मार्केट्स में। ओके वी सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है, मैंने भी परसों नरसों इस पर एक बहुत चर्चा भी की थी। प्राइस करके जो रिसर्च एजेंसी उसने बनाया कि जो मिडिल क्लास है ना, 5 लाख से 30 लाख की रेंज वाला, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, एस्ट्रोनॉमिकली ग्रोथ होगी अगले 10, 15, 20 साल। तो और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी उसी को सस्टेन करी, जो कि शायद आप लोगों के बिजनेस के लिए बहुत क्वालिफाई करती, क्योंकि उस कैटेगरी के लोग यूनिट एसी वगैरह बहुत खरीदता है। आपने देखा, उस नज़र गई आपकी उस रिसर्च पे क्या? हाँ जी, तो हमें इसीलिए हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है डोमेस्टिक मार्केट में, इसीलिए हम 2-3 फैक्ट्री बना रहे हैं क्योंकि हमें यकीन है कि ये इंडियन मिडिल क्लास की डिमांड और कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत ही बढ़ेगी ये 10-15 साल में। आपको पता है कि एसी का पेनिट्रेशन सिर्फ कुछ 7-8% है, कुछ 7 या 8 मिलियन यूनिट्स बिकते हैं साल में और हमें यकीन है कि ये 7-8 मिलियन तो 20-25 मिलियन तक पहुंचने ही चाहिए काफी कम सालों में। और उसके साथ मैंने पहले बताया कि सेंट्रल एसी की भी डिमांड और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन की डिमांड भी ये कंज्यूमर स्पेंडिंग के वजह से बढ़ती है। जब भी कंज्यूमर्स बाहर जाके खाना खाते हैं और आइसक्रीम खरीदते हैं और रिटेल स्टोर्स में जाके अपने पैसे स्पेंड करते हैं, तो उसके वजह से हमारी B2B कस्टमर्स भी कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं। तो नेट हमें बहुत ही वेरी एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट 20 इयर्स ब्लू स्टार के लिए और इंडिया के लिए। बिल्कुल सही सर, आजकल गर्मी तो लगभग साल भर ही पड़ती है एसी बंद ही नहीं होता है ये बात सही है। और जिस तरह से मिडिल क्लास की स्टोरी इंडिया में डेवलप हो रही है, उससे इस तरीके के जो वाइट गुड्स हैं उनमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। वी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्ते। तो ब्लू स्टार एक डोमिनेंट प्लेयर है एयर कंडीशनिंग में। गावा सर 1223 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, क्या चार्ट पे दिख रहा है आपको? वेल, लॉन्ग टर्म के लिए तो ये चार्ट बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। मेरे ख्याल से अप मूव ऑन है, इसमें जब भी कोई करेक्शन आते हैं ब्लू स्टार में वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो खरीदारी का मौका रहता है। अभी नियर टर्म में कह सकते हैं 1100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर डिप मिलता है तो खरीदारी का मौका है, बट अपसाइड इज स्टिल ऑन। कहां तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, बट बाय एंड होल्ड स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है ब्लू स्टार। बाय एंड होल्ड ब्लू स्टार। चलिए अगला एक और कॉलर लेते हैं फटाफट। अमित भाई है भावनगर से। अमित भाई नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? सर, मेरा नाम अमित देसाई है और मैं भावनगर से बोल रहा हूँ। मेरे पास एडम्बा के 50 शेयर्स है 825 के रेट से, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? उसके अंदर होल्ड करना चाहिए और कंपनी का फ्यूचर कैसा है वो जानना है मुझे। ओके, गावा सर हेरनबा, HERANBA, ये भी बहुत पुरानी नहीं, 1 साल 1.5 साल पहले की लिस्टिंग है हेरनबा। बस इसका भी वही हाल है, लिस्टिंग का जो हुआ उसके नीचे ट्रेड करना, दैट इज साइन ऑफ वीकनेस। अभी रिसेंट लोग हुआ है करीब 498 के आसपास, ये 500 पे भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अगर ये ब्रीच हो जाता है तो और लोअर लेवल देखेंगे। चार्ट स्ट्रक्चर वीक करना कम, स्ट्रेंथ फिलहाल नजर नहीं आती हरनबा। एक सवाल और लेते हैं सर फटाफट। जमशेदपुर से कृष्णा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक का सर 4000 शेयर है 51 पे। हाँ। और मेरा व्यू लॉन्ग टर्म है सर। सर और एक सवाल है सर, मेरे पास ये टीटागढ़ वैगन का भी 300 शेयर है 106 पे सर, तो दोनों का मैं 1 साल से ऊपर तक रख सकता हूँ, तो इसका कैसा व्यू रहेगा सर? गावा सर IDFC फर्स्ट बैंक। वेल, ये स्टॉक तो बढ़िया है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। IDFC फर्स्ट बैंक 57 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें भी करेक्शंस आते हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। कंटिन्यू होल्डिंग इट, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 50 का स्टॉप लगा कर रखिए और जब तक राइड द ट्रेंड करूंगा और एंजॉय द राइड। टीटागढ़ वैगन यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप ऑन है,
यहाँ पर भी करेक्शन आते हैं तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं 140 145 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपसाइड यहाँ पर भी ऑन है। यस, होल्ड दोनों ही होल्ड करके रखिए कृष्णा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। गावा सर, ट्विटर से एक सवाल लेते हैं। सौरभ मलिक ने पूछा है बारबेक्यू नेशन के बारे में, और 1150 पे इन्होंने खरीदारी की है 100 शेयर्स की, 2 साल तक रुकना चाहते हैं इसमें। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। बाउंस जो मिला है, अच्छी जगह से बाउंस मिला है, वो करीब 1000 के आसपास। हाँ, थोड़ा रेसिस्टेंस है 1200, वो पार कर लेगा तो अच्छी तेजी आएगी। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया लगता है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए यस होल्ड करना चाहिए। होल्ड करिए। गावा सर, एक सवाल और क्विकली, रोहित यादव जानना चाहते हैं कि अशोक लीलैंड क्या करंट प्राइस पर लेना सही रहेगा या नहीं? अगर हाँ कि लेना चाहिए तो स्टॉप लॉस और टारगेट भी बताइए। देखिए, फिलहाल थोड़ी वीकनेस है क्योंकि इसका टारगेट 160 165 का मुझे ध्यान है, वो अचीव हो चुका। अब थोड़ा प्रेशर है अशोक लीलैंड में, लेकिन सपोर्ट कहाँ है? लेने की जगह 135 के आसपास है, ब्यूटीफुल जगह है। वहां पर कभी आता है मौका 135 120 के आसपास, तो खरीदारी का मौका बन जाता है। ये एक जोन ऑफ सपोर्ट है, फिर होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। अशोक लीलैंड बढ़िया कंपनी है। ओके, होल्ड करिए। गावा सर, ओरिएंट इलेक्ट्रिक का चार्ट देखेगा आपके उसमें क्या? बिल्कुल देखूंगा। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, हाँ, बेस्ट मिल गया मुझे। ओरिएंट इलेक्ट्रिक का चार्ट के हिसाब से थोड़ी वीकनेस है, हो सकता है थोड़ा डिप मिल जाए, लेकिन इस पे चार्ट में सुधार तब आएगा जब ये 285 के ऊपर ट्रेड करेगा। कब तक थोड़ी वीकनेस है। आज गैप डाउन खुला है, फिर एक अपमूव मिला है, शायद यहाँ पर होल्ड करे। 285 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है, लेकिन अच्छी जगह पर कंफर्मेशन होगा जब वो 300 के ऊपर पार करेगा। तो अमित जी, फिर आपको 300 तक का इंतजार करना पड़ेगा, तभी इसकी अच्छी तेजी बनेगी। गावा सर, प्रसन्ना ने सवाल पूछा है RVNL रेल विकास निगम पे 1000 शेयर रखे उन्होंने 22 रुपए पे। RVNL में तो अभी बड़ी रफ्तार दिख रही थी, 1-2 दिन पहले देखिए आप 45-46 रुपए हो गया, इनके प्राइस से तो डबल। बिल्कुल डबल हो गया, अब ट्रेड कर रहा है 46 के आसपास। होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक लेना चाहिए, और है तो फिर होल्ड कीजिए। सिंपल। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 36 के आसपास है, लेना है तो 36 के नीचे स्टॉप लगाइए, लेकिन ये स्टॉक बढ़िया है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए, 100% मुनाफा हो रहा है। नॉर्मल रूल है, जब 100% प्रॉफिट होता है तो 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पर 45 का 90 हो जाए फिर 50% लीजिए। हाँ, ये जरूर इसमें करके रहना चाहिए। जयदीप मोदी जी, कल्याण ज्वेलर्स के बारे में सवाल जानना है इनका। 101 प्राइस और 500 शेयर दिखाइए जरा, कल्याण ज्वेलर्स का क्या भाव चल रहा है इस समय? गवा सर, कल्याण ज्वेलर्स 1-2 हफ्ते के लिए इनको पूछना है। कल्याण ज्वेलर्स 103 रुपए दाम चल रहा है, वही है क्या? हाँ, वही है सर, 104 रुपए पे है, और 2 हफ्ते का व्यू चाहिए इनको खाली। 2 हफ्ते का व्यू चाहिए तो सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए 95 और ले लीजिए। जहां तक जाता है चाहिए आपको, 2 हफ्ते में निकल जाइए, या तो 95 क्रॉस हो जाएगा या एग्जिट। 95 पे स्टॉप लॉस लगाइएगा कल्याण ज्वेलर्स पे। गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए तमाम दर्शकों की। बाजार में इस वक्त एक हल्की सी नज़र डालते हैं क्या स्थिति बन रही है। तो लगभग वैसा ही है, 28-30 पॉइंट के आसपास निफ्टी और 150 पॉइंट बैंक निफ्टी वीक, सुस्त कारोबार। एडवांस डिक्लाइन 1600 बढ़ने वाले, 1137 घटने वाले। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।